Good morning, children. In our previous classes, we started our civics portion and we had started the chapter, the role of the constitution. In this chapter, I told you about that what is constitution and why we need the constitution and how it is essential for us. Okay, and when was the Constitution of India was made. And I also told you about the preamble. Preamble is an introduction to the Constitution. We studied about fundamental rights. There are 6 fundamental rights in the Constitution. And we also studied about fundamental duties. There are 10 fundamental duties in our Constitution. Now, today we are going to start the portion social evils. Social evils means सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक बुराइयाँ, है ना. हमारी सोसाइटी में बहुत लॉन्ग ईयर से, लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग पीरियड से कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो इविल्स के रूप में आज भी हैं, जिनमें से डाउरी सिस्टम बहुत बुरा एक सिस्टम आप कह सकते हैं. इसमें जो डॉटर के पेरेंट्स होते हैं उसकी मैरिज के टाइम पर उसे मनी और कुछ गिफ्ट्स देते हैं. इनिशियली जब ये शुरू हुआ था ये सिस्टम, तो उस समय जो पेरेंट्स थे वो अपनी डॉटर को उसकी नई मैरिड लाइफ शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें दिया करते थे या फिर कुछ मनी दिया करते थे. इट वॉज कंसिडर्ड अ लिटिल फाइनेंस. इसे आप एक छोटा सा फाइनेंशियल हेल्प के रूप में समझ सकते हो कि नई मैरिड लाइफ शुरू करने के लिए कपल को जो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, इस रूप में पेरेंट्स पहले दिया करते थे अपने डॉटर को गिफ्ट के रूप में. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, डाउरी जो है एक सोशल ईविल बन गया, सामाजिक बुराई बन गई, क्योंकि ये बहुत ही रिगिड हो गया. इसकी जो रिगिड मतलब बहुत कठोर नियम बन गए इसमें सोसाइटी में, है ना. बाद में जो ग्रूम के पेरेंट्स हैं, ग्रूम मतलब जो दूल्हा होता है शादी में, ग्रूम के पेरेंट्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया ज़्यादा वेल्थ की डाउरी में, और जो डॉटर की फैमिलीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालना शुरू कर दिया. कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी फैमिली की लाइफ को ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. द एवर ग्रोइंग ग्रीड ऑफ द ग्रूम्स फैमिली, जो ग्रूम की फैमिली होती है, दूल्हे की का जो परिवार होता है, उसकी लालच के कारण सोशल प्राइड जो है, जो मैरिज है वो सोशल प्राइड ना हो करके एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है और समाज में बहुत समस्याएं खड़ी कर देती हैं ब्राइड की फैमिली के लिए, दुल्हन के परिवार के लिए. द मैरिज कम्स अंडर थ्रेट, जो शादी है वो खतरे में आ जाती है कई बार इस ईविल के कारण. कई केसेस तो ऐसे हैं जिसमें दहेज के लिए, डाउरी के लिए गर्ल को बुरी तरीके से हैरेस किया जाता है उसके इन लॉज के थ्रू, और कई बार उसे फिज़िकली असॉल्ट किया जाता है. हर दिन या हर हफ्ते हमें कुछ ना कुछ केसेस डाउरी के सुनने को मिलते हैं. डाउरी से कोई ना कोई डेथ होती ही है हमारे सोसाइटी में, जिसके बारे में हमको आज सुनने को मिलता है आए दिन. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द ग्रीड फॉर द डाउरी बाय द ग्रूम्स फैमिली, जो ग्रूम की फैमिली होती है उसकी लालच के कारण ऐसी स्थिति आती है. जो डाउरी का प्रेशर होता है, इसका जो डर है कि दहेज देना पड़ेगा, लड़की अगर लड़की है तो उसकी शादी करनी है तो उसको दहेज देना पड़ेगा, ये जो डर है ये लड़कियों के लिए एक कर्स बन चुका है, श्राप बन चुका है कई फैमिलीज़ के लिए. आज के समय पर एक डॉटर का बर्थ जो है वो अनफॉर्चुनेट माना जाता है सोसाइटी में. अनफॉर्चुनेट मतलब बैड लक, बदकिस्मती मानी जाती है. गवर्नमेंट ने हालांकि 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया,
वीमेन को डाउरी हेरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एक्ट को 1985 में अमेंड किया गया, इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई और इसमें ये प्रोविज़न जो था, इनके प्रोविज़न्स जो थे उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए गए। अगर कोई विमेन हैरेस होती है डाउरी के लिए तो वो केस फाइल कर सकती है और अरेस्ट करवा सकती है जो भी उनसे ऐसा डिमांड करते हैं डाउरी के लिए। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी एक्ट बनाया गया है। ये दूसरा एक प्रोटेक्टिव शील्ड है विमेन के लिए। इनफैक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, विमेन को सोसाइटी में रिस्पेक्ट देना चाहिए एज एन इंडिस्पेंसिबल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस इन आर सोसाइटी, है ना। हमें अपने समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उनको वो स्थान देना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ फैमिली और सोसाइटी विदाउट अ विमेन? अगर किसी फैमिली में या किसी सोसाइटी में विमेन ना हो तो उस फैमिली को आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी उस फैमिली की या उस सोसाइटी की, है ना। हमें अच्छे और एजुकेटेड मदर की ज़रूरत होती है नर्चरिंग के लिए, है ना। एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, अगर सोसाइटी को हेल्दी बनाना है तो उसके लिए एक एजुकेटेड और हेल्दी विमेन का होना ज़रूरी है, तभी सोसाइटी को हम हेल्दी और एजुकेटेड बना सकते हैं। देन ये क्या था? सोशल इविल। देन वी विल नो अबाउट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है बेटा? द टर्म सेक्युलर, ये जो वर्ड है सेक्युलर, इसको 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत हमारे प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था, है ना। प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी ऑफ अ प्लूरलिस्ट कंट्री लाइक इंडिया कुड बी बिल्ट ओनली ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी वेरिएशंस हैं रिलीजन की, तो यहाँ की जो इस देश की फ्रेटर्निटी और यूनिटी, जो एकता और अखंडता यहाँ की बनी हुई है, वो सेक्युलरिज्म के कारण ही बनी हुई है अभी तक। सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि रिलीजन के बेस पर किसी के भी साथ किसी तरह का भेदभाव ना करना, और ना ही ऐसा स्टेट, ना ही देश किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है। इक्वालिटी एश्योर की जाती है यहाँ पर हर रिलीजन को, हर व्यक्ति को उसके फेथ और उसके वर्शिप के लिए, उसकी बिलीव्स के लिए फ्रीडम मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रहता है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी बिलीफ को फॉलो कर सकता है ना। हमारा जो देश है वो इम्पार्शल है हर रिलीजन के लिए। किसी भी रिलीजन का विशेष उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भारत एक हिंदू देश है या फिर भारत एक मुस्लिम देश है। नो, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड इट इज़ टू बी इम्पार्शल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। हर धर्म के लिए इम्पार्शल है। फर्दरमोर द स्टेट कैन नॉट अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भारत जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर सकता है ना, एज द स्टेट रिलीजन। ये हर धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट करता है मैनिपुलेशन से, रिलीजन के लोगों के सेंटीमेंट से, और पॉलिटिकल एंड जो है इसमें प्रोहिबिट किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ना उसके रिलीजियस सेंटीमेंट से कोई किसी तरह का कोई भी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें प्रोहिबिट किया गया है। The various objects set forth by our constitution have been translated into practice through various means। ठीक है, हमारे संविधान में कई उद्देश्यों को रखा गया है, कई तरह के मीन्स को, अलग अलग जो हैं मायने हैं उनको मानने के, अलग अलग मायनों को तक जाने के लिए जो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, कुछ उद्देश्य रखे गए हैं हमारे देश के संविधान में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, राइट
to freedom of religion, culture and education, right to equality, right to constitutional remedies, right against exploitation, ये सब क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को उसका धर्म मानने के लिए, उसको अपने कल्चर, अपने एजुकेशन के लिए, इक्वालिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हर तरह के राइट मिले हुए हैं। ईच ऑफ दिस राइट गारंटी द प्रोविज़न मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी ये राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए प्रोविज़न को गारंटी देता है ना। जितने भी प्रोविज़न संकल्प रखे गए हैं, जो प्रोविज़न बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिस संकल्प को लेकर बनाया गया है उसको पूरा करता है ये सारे जो राइट्स मिले हुए हैं हमारे नागरिकों को। Constitution has also suggested that the government should prepare welfare scheme। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, भलाई के लिए काम करे, महिलाओं और बच्चों के लिए की भलाई के लिए काम करे और हर सिटीज़न के लिए को वो सारी फैसिलिटीज़ दे जिससे उनको एक हेल्दी और एजुकेशनल एटमॉस्फेयर मिले और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल चेंजेस को, है ना, एज इट एंश्राइन्स लॉज विच इस्टेब्लिश इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। इस तरह के सोशल चेंजेस को एंश्राइन करता है जिससे कि हमारा देश एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट बन सके, कल्याणकारी राज्य बन सके। टू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिगिड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का वो रिगिड नहीं है। रिगिड मतलब क्या होता है? कठोर, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, है ना। तो हमारे देश का संविधान रिगिड नहीं है। ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो लॉज में चेंजेस करे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अमेंड करे इसमें, और जब भी इसकी ज़रूरत है लोगों के कल्याण के लिए, अगर ये ज़रूरी है कि संविधान के किसी, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ में कुछ चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो ये भी अधिकार गवर्नमेंट को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। इन दिस चैप्टर we studied about constitution, the various aspects of constitution and social evils and secularism, fundamental right, fundamental duties. Okay, you read this chapter nicely and listen the explanation carefully. After that, write down the terms given here. I will send you the image of the term. After that, I will send the book exercise and question answer. Write down in your copy and send it to me on my personal number. And every children are not doing their work. It's very bad. Every children must do their work in their fair copy and send to me my personal number. Okay, goodbye.